मेरे मामू रात की ड्यूटी करते थे। मैं अपने मामू के घर रहता था। एक रात में सोया हुआ था। मेरी मामी ने नाइटी पहन रखी थी और इसकी नाइटी इस कदर बरंगी थी। जैसे ही मैंने मामी को देखा तो मैं अपने जज्बात पर काबू ना रख सका। मामी ने कहा, समीर तुम मेरे पास आओ, तुम्हारे मामू तो कभी कभी घर आते हैं, अब तुम ही मेरा साथ दो और तुम ही मेरी हर ख्वाहिश को पूरा करो। मेरे मामू की 2 जवान बेटियां थी। वह भी मुझसे प्यार करती थी और वह भी मुझसे वह सब करना चाहती थी जो उनकी माँ मेरे साथ करना चाहती थी। मैं इकलौता ही मर्द था और इन 3 जवान लड़कियों के साथ रात को एक ही छत में वक्त गुजारना कितना मुश्किल था। एक रात मामी ने मुझे अपने कमरे में बुलाया। मैं मामी के कमरे में चला गया। मामी ने मुझे बेड पर धक्का दिया और अपनी नाइटी को साइड पर किया और अपने दोनों मेरे मामू ने अपनी नौकरी बदली और उनकी नाइट शिफ्ट शुरू हुई। उनके साथ साथ मेरी भी नाइट शिफ्ट शुरू हो गई थी, लेकिन मेरी यह ड्यूटी मेरी मामी के घर पर थी। इससे पहले मैं मामी के घर पर बहुत ही कम जाया करता था। उनके घर में कोई लड़का नहीं था, इसलिए मेरी किसी के साथ दोस्ती नहीं थी और फिर मैं लड़कियों से जरा कम ही घुल मिल जाता था। और मेरी दोनों कजिन की आदत जरा अलग थी। दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ी रहती थी। इन्हें दूसरों की कोई परवाह नहीं होती थी। खानदान की फंक्शन और शादी वगैरह में भी वह दोनों बिल्कुल शामिल नहीं होती थी। मामी यही कहती कि उन दोनों को कहीं आने जाने का शौक ही नहीं है। सारा वक्त वह अपने कमरे में बंद रहकर गुजार देती है। इस बात को लेकर खानदान में काफी चर्चा होती थी। जवान लड़कियां होकर वह क्यों अपने कमरे में बंद रहती थी और दुनियादारी नहीं करती थी, लेकिन मामी मुस्कुराकर बात टाल देती थी। मामी की मुस्कुराहट देखकर ऐसा लगता जैसे कोई खास बात हो। और फिर मामू की नाइट शिफ्ट लगने के बाद मुझे ये राज मालूम हो गया। मेरी दोनों कंजस अपने कमरे में बंद क्यों रहती थी। 16 साल की उम्र में मुझे एक ऐसा राज मालूम हुआ था जिसे जानकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। और फिर मैंने भी दूसरों की तरह बहती गंगा में हाथ धो लिए और मामू की दोनों बेटियों को एक साथ ही मैं अपने खानदान का इकलौता लड़का था। बाकी सब बेटी वाले थे, इसीलिए हर कोई मुझे बहुत कीमत देता था। कम उम्र में ही मैं जवान हो गया था और ज्यादा उम्र का दिखने लगा था। मुझे देखकर कोई नहीं कह सकता था कि मैं सिर्फ 16 साल का ही हूँ। यही वजह थी कि हर कोई मुझे ना सिर्फ बड़ा समझता था, बल्कि मुझे बड़ों वाले काम भी करवाए जाते थे। मुझे भी खुशी होती थी क्योंकि हर कोई चाहता था कि वह जल्दी बड़ा हो जाए। और मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। मेरे मामू की नई जगह नौकरी लगी जहां एक हफ्ते बाद नाइट शिफ्ट करनी होती थी, तो मामू ने अपने घर की देखभाल की जिम्मेदारी भी मेरे कंधे पर डाल दी थी। जब उनकी नौकरी पक्की हुई तो वह मिठाई के साथ हमारे घर आए और कहने लगे, देख बेटा, रातों को तेरी मामी और मेरी दोनों बेटियां घर में अकेली होंगी। तेरी बहनें अब जवान हो रही है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि जब मैं रात की शिफ्ट करूँ तो मेरे घर आकर रह जाया करो। तेरे सिवा मुझे किसी पर भी भरोसा नहीं है। ये सुनकर मुझे बड़ी खुशी हुई कि मामू ने जवान मर्दों जैसा काम मुझ पर सौंप दिया था। ये कोई ऐसा मुश्किल काम भी नहीं था, बस मामू के घर में रात ही तो गुजारनी थी, इसलिए मैं खुश हो गया था। इस तरह तो खानदान में मेरी बहुत वाह वाह होती। हर कोई पहले ही मेरे गुण गाता था। अगर किसी को पता चला कि मैं मामू की गैर मौजूदगी में उनके घर का गार्ड बना हूँ तो यकीनन मेरा नाम रोशन हो जाता। लेकिन ये काम मेरे लिए किस कदर मुश्किल साबित होगा यह मैं नहीं जानता था। 3 जवान औरतों के साथ एक छत के नीचे रात गुजारना हरगिज भी आसान नहीं
था। मैंने खुशी खुशी मामू से हामी भर ली और कहा, आप बेफिक्र रहे, मैं मामी और घर का ख्याल रखूंगा। माँ ने भी मामू को यकीन दिलाया कि इन्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। अपना समीर अब जवान हो गया है, लेकिन यही जवानी मेरे लिए मुसीबत बनने वाली थी। 16 साल की उम्र में ही मामू के घर की हिफाजत की जिम्मेदारी मेरे कंधे पर आ गई थी। शुरू में तो मुझे ये काम बहुत ही अच्छा लगा कि हर हफ्ते बाद एक हफ्ते के लिए मैं रात को मामू के घर जाता। मामी खुद मुझे लेने आए और मेरा आगे आगे करती, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता कुछ ऐसे होने लगा कि मैं मामी के घर जाने के नाम से ही घबराने लगा। अभी रात के 10 बजे थे कि मामी मुझे बुलवाने के लिए दरवाजे पर आ गई। माँ ने दरवाजा खोला तो मामी को देखकर पूछने लगी कि आज फिर से अनवर की रात की शिफ्ट है क्या? मामी ने बताया कि अब पूरे हफ्ते रात की शिफ्ट रहेंगी। मैं जो पीछे ही चारपाई पर सोने की तैयारी कर रहा था, दिल मारकर उठ बैठा। मेरा मामी के घर जाने को दिल ही नहीं चाहता था, क्योंकि जगह बदलने से मेरी नींद खराब होती थी। मुझे इनके साथ रात उनके घर गुजरते बड़ी ही शर्म आती थी, लेकिन माँ ने कहा कि तू ही घर का मर्द है, अगर तू ही अपनों का ख्याल नहीं रखेगा तो कौन रखेगा फिर खुद। मैंने अपनी खुशी से यह जिम्मेदारी कबूल की थी, इसलिए अब इनकार करना मुमकिन नहीं था। अब मैं माँ को क्या बताता कि मामी रात भर के सूले में रहती थी और मुझे भी पर्दा नहीं करती थी। अजीब बात ये थी कि मामी बहुत ही जवान नजर आती थी। लगता ही नहीं था कि वह 2 बेटियों की माँ है। मामू मामी से उम्र में बहुत ज्यादा नजर आते थे। मामी की नजर में मैं उनके बेटा जैसा था। वह मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती थी, लेकिन सच तो ये था कि मैं उनका बेटा नहीं था, बल्कि उनके लिए इतना महरम था। और फिर भी मामी बगैर दुपट्टे के बड़े अजीबोगरीब कपड़ों में मेरे सामने बैठ जाती और मुझसे बातें करने लगती, और मैं शर्म से डूब मरता उनकी बातें सुनता रहता। मामी मुझे मामू की ही शिकायत करती रहती थी। मामू उन्हें बिल्कुल भी वक्त नहीं देते। यह उनके जाति मामला था जिनमें मैं कुछ भी नहीं कह सकता था, और न ही मेरी उम्र ऐसी थी। मामी मुझे बुलवाने आई तो मुझे घबराहट का एहसास होने लगा, मगर माँ की मामी से बड़ी बनती थी। माँ ने मुझे इशारा किया कि जाकर मामी के घर सो जाओ। मैंने कंधे पर तकिया डाला और मामी के साथ निकल पड़ा। मामी हमेशा की तरह हंसकर कहने लगी, हमारे घर में तकियों की कमी नहीं है, जो तू अपना तकिया साथ लेकर आता है। तेरे मामू तो चले जाते हैं उनकी जगह और तकिया भी खाली रहता है। मुझे दूसरे तकिए पर नींद नहीं आती। मैंने बड़े ही रूखे अंदाज में मामी को जवाब दिया था। मामी का घर पिछली गली में था, इसलिए मैं अपना तकिया लेकर जाता था ताकि सुकून से, लेकिन मामी के घर में तो फिर भी मुझे नींद नहीं आती थी, क्योंकि वहाँ पर जो कुछ होता था वह बहुत ही अजीबोगरीब था। मामी की 2 जवान बेटियां जो मेरी ही हम उम्र की थी और जवान हो रही थी, वह दोनों एक ही कमरे में सोई थी, और उनके कमरे से आने वाली आवाज मुझे सोने नहीं देती थी। उन आवाजों के पीछे क्या राज था मुझे मालूम नहीं था, लेकिन जिस किस्म की वह आवाज थी मैं इन्हें सुनकर हैरान रह जाता। मामी हमेशा कुछ देर मुझसे बात करने के बाद कमरे में सो जाती और उनकी बेटियां अपने कमरे में बंद हो जाती, जबकि मैं हॉल में सारा वक्त बेचैनी से यहाँ वहाँ टहल और उनकी बेटियों के कमरे से आने वाली आवाजें सुनता। वह आवाज कुछ इस तरह की होती कि मेरे अंदर करंट सा दौड़ जाता। मैं सोच में पड़ जाता कि मामी की दोनों जवान बेटियां कमरे में बंद होकर रात भर क्या करती हैं। सच कहूँ तो मामी के घर का माहौल मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। मेरे घर में माँ और छोटी बहन थी, लेकिन माँ ने कम उम्र से ही बहन को चाल चलन का सबक सिखाया था। मेरी छोटी बहन मेरे सामने भी बिना दुपट्टे के नहीं आती थी, जबकि मामी की बेटियों को दुपट्टे का होश
ना होता अगर आंधी रात को वह पानी पीने बाहर आती तो बिना दुपट्टे के अजीबोगरीब कपड़े में चली जाती। उनके कपड़े देखकर मुझे उलझन सी होती और इस पर भी वह झिझक नहीं कि बजाय मुझे हालचाल पूछने बैठ जाती। मैं खुद ही कतरा कर आंखें बंद कर लेता जैसे सो रहा हूँ ताकि वह मेरे पास ना रुके। मैं जवान हो रहा था, मेरे दिल में भी बहुत सारे जज्बात थे और मामी की बेटियों को देखकर मेरा दिल डोलने लगता था। अंधेरे में अपने आप पर काबू रखना और भी मुश्किल लगता। अभी मैं मामी के घर पहुंचा तो मामी ने चादर उतार कर एक तरफ डाली और मैंने शर्म से सर झुका लिया। वह खुद ही जाकर मेरे लिए गर्म गर्म दूध का गिलास ले आए, कहने लगी चल या पी ले, सर्दी बहुत है, इसके बाद सुकून से सो जाना। वैसे तो मुझे चोरी चाकरी का डर नहीं है, लेकिन तुम्हारे मामू हमें अकेला रहने को मना करते हैं और फिर तेरे आने से मेरा भी तो डर खत्म हो जाता है। मैंने मामी के हाथ से गिलास लिया और जल्दी से दूध खत्म करके मामी को गिलास पकड़ लिया। मामी मुस्कुराते हुए अपने कमरे में चली गई और मैंने सुकून का सांस लिया था। मैं सोफे पर तकिया डालकर सोता था। मामी ने मुझे कंबल भी दे दिया था, लेकिन मुझे लेटे कुछ देरी हुई थी। मामी की बेटियों के कमरे में से आओ भरी आवाजें आना शुरू हुई थी। सर्दी की वजह से मैंने पंखा बंद कर रखा था, इसलिए यह आवाजें मुझे साफ सुनाई दे रही थी। मैं घबरा कर उठकर बैठा था। पिछले हफ्ते जब मैं यहाँ आया था तब भी यही सिलसिला था और अब भी यही मामला शुरू हो गया था। मैंने सर पकड़ लिया और सोचने लगा कि शायद आज की रात भी मेरी जागते हुए गुजरेगी, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि मामला क्या है। दो जवान लड़कियां कमरे में ऐसा क्या कर रही है। और फिर मैंने तंग आकर टहलना शुरू कर दिया। टहलते टहलते मैं उन लड़कियों के दरवाजे के करीब पहुंचा तो मेरे कदम खुद ब खुदा ही ऐसी आवाज आना शुरू हो गई थी। मैं घबराकर पीछे हट गया। मैं सोचने लगा कि मैं माँ को साफ मना कर दूंगा कि मैं इन लोगों के घर नहीं आऊंगा, ना जाने यहाँ क्या चल रहा था। शायद मामी ने अपनी बेटियों की तरफ ही ठीक नहीं की थी। मैं जाकर सोफे पर बैठा था कि थोड़ी देर बाद मामी की बेटियों के कमरे का दरवाजा खुला और उनकी बड़ी बेटी रेमा कमरे से बाहर आई। मुझे जागता देखकर पहले तो उसके चेहरे का रंग बदला और फिर वो पूछने लगी कि तुम अभी तक सोए क्यों नहीं हो। मैंने उसे कहा मुझे नींद नहीं आ रही, तुम क्यों जाग रही हो। वह गड़बड़ा गई और फिर कहने लगी मैं तो पानी पीने के लिए आई थी, हम तो रात को जल्दी सो जाते हैं। इसके चेहरे पर साफ झूठ लिखा हुआ था। मामी ने जब मुझे दूध का गिलास दिया तो वो दोनों अपने कमरे में पानी का जग और गिलास लेकर गई थी। फिर वह किचन में क्यों आई थी और हैरत की बात ये थी कि उसने पानी पिया भी नहीं था, बल्कि वह किचन के अंदर चली गई थी और फिर कुछ देर बाद अपने हाथ में कोई चीज दबाकर बाहर निकली थी। जब उसने अपने वजूद पर मेरी नजरों को महसूस किया तो जल्दी से अपना हाथ पीछे कर लिया। मैंने माँ को कितनी बार मना किया है कि तुम्हें ना बुलाया करे, तुम्हारी नींद भी खराब होती है, लेकिन माँ पापा की वजह से मजबूर है। ये कहकर वह वापस जाने लगी। मेरी नजरें अभी उसके वजूद पर जमी थी। वह पूरी तरह जवान हो चुकी थी और ऐसा लग रहा था जैसे बहुत ज्यादा थकी हुई है, जैसे उसकी कमर में दर्द हो रहा हो और दूसरे हाथ में उसने ना जाने क्या छुपा रखा था। मैं हैरान था कि वह किचन में से ऐसी क्या चीज लेकर गई थी जिसे मुंह से छुपाने की जरूरत पड़ गई थी। वह अच्छी खासी हट्टी कट्टी जवान लड़की थी, इसकी कमर को क्या हुआ है। इसकी तो चाल भी लंगड़ा से महसूस हो रही थी। पता नहीं इतनी देर बंद कमरे में दोनों बहनों ने क्या किया था। मामी को अपने बेटियों पर नजर रखने की जरूरत थी। मैंने यही सोचते हुए
रात गुजारी। सुबह के वक्त जैसे ही मामू लौटे मैं भी अपना तकिया उठाकर वापस अपने घर चला आया और नींद से बेहाल होने की वजह से लेटते ही सो गया। सुबह के वक्त माँ ने मुझे उठाया और गुस्सा करने लगी, यह सोने का कौन सा वक्त है। मैंने गुस्से से माँ को कहा कि सारी रात मुझे मामू के घर नींद नहीं आती, मैं खुद परेशान हो गया हूँ। मेरी बात सुनकर माँ कहने लगी कि मामी का घर कौन सा गैरों का घर है, तेरा अपना ही घर है, सुकून से सो जाया करो, तेरी मामी तो वैसे ही तेरा इतना ख्याल रखती है। मैंने माँ से कहा वह तो ठीक है, लेकिन मेरा अब वहाँ जाने को दिल नहीं करता, तू ही चली जाया करो। मेरी बात सुनकर माँ ने मुझे गुस्से से देखा और कहने लगी, मैं खुद औरत वहाँ जाकर कौन सी उनकी हिफाजत कर लूंगी। मुझे मालूम था कि माँ से बहस करने का कोई फायदा नहीं है, इसलिए खामोश हो गया। 6 दिन और बाकी थे और मुझे किसी तरह वहाँ जाकर रातें गुजारने थी। पहले मैं पंखा चलाकर मामी के घर सोता था, इसलिए मुझे उनके बेटियों की आने की आवाज सुनाई नहीं देती थी, लेकिन मौसम ठंडा होने की वजह से जब से मैंने पंखा बंद किया था तब से मैं यह अजीबोगरीब आवाज सुन रहा था। और अब तो मैं जानबूझकर दरवाजे के करीब जाकर सुनने की कोशिश करता था कि आखिर क्या हो रहा है, लेकिन हैरत की बात थी कि मैं अब तक नहीं जान सका था कि यह आवाज कैसी है और रे किचन से क्या छुपा कर ले गई थी। मैं मामी के घर पहुंचा तो मैंने अजीब सा मंजर देखा। रात के कोई 2 बज रहे थे। मैं खामोशी से सोफे पर लेटा था, मैंने मुंह तक कंबल ओढ़ा रखा था। मामी की बड़ी बेटी खामोशी से कमरे से निकली और उसने झांक कर मुझे देखने की कोशिश की कि मैं सो रहा हूँ या नहीं। मैंने जानबूझकर सोने का नाटक किया। वह तेजी से सीढ़ियों चढ़ गई। रात के अंधेरे में उसका छत पर क्या काम था। ये दोनों बहनें मिलकर कुछ ना कुछ ऐसा जरूर कर रही है जो गलत है, लेकिन मैं सांस रोक कर लेटा रहा था ताकि सारा मंजर देख सकूं। और फिर काफी देर बाद रेशमा वापस नीचे आई तो अपने कमरे में चली गई थी। वह छत पर क्यों गई थी? किसी से मिलने गई थी? यह सवाल थे जिनके जवाब मेरे पास नहीं थे। मैं सोच रहा था कि मामू ने अपने घर की जिम्मेदारी मुझे दी है, अगर उनकी गैर मौजूदगी में उनकी बेटियों ने कुछ ऐसा वैसा कर दिया तो इल्जाम मेरे सर ही आएगा, इसलिए मुझे बहुत ही कड़ी नजर रखनी होगी। मेरे अंदर का मर्द जाग उठा था और मैं जानना चाहता था कि मेरे खानदान की लड़कियां क्या गुल खिला रही है। सारी रात ऐसे ही गुजर गई और फिर जब अगली रात में मामू के घर गया और रेशमा दोबारा से सीढ़ियों चढ़कर चुपके से छत पर गई तो मैं भी दबे पांव उसके पीछे चल पड़ा। और जो मंजर मैंने वहां देखा वह देखकर मैं कांप उठा। मैं काफी देर तक कमरे के पीछे छुपे खामोशी से उसे देख रहा था। अपने आप पर मैंने काबू किया और फिर जब मेरे सब्र की हद पार हो गई तो मैं इसके सामने ने जाकर खड़ा हो गया। मुझे देखते ही वह घबरा गई और डर के मारे इसका चेहरा दर्द पड़ गया। उसने जल्दी से ही वह सामान समेटा और छत से नीचे आ गई और गुस्से से कहने लगी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने उसे बालों से पकड़ा और पूछा, ये सब क्या है? तुम्हें शर्म नहीं आती? सच तो ये था कि मेरा दिल बेईमान होने लगा था। एक जवान लड़की को ऐसे देखकर मेरे जज्बात बेकाबू होने लगे थे, इसलिए मैंने जानबूझकर अपने गुस्से को खुद पर हावी किया और गुस्से में उससे पूछा कि तुम आंधी रात को यहाँ क्या कर रही हो? वह कहने लगी, मैं जो भी कर रही हूँ नॉइस, तुम पूछने वाले कौन हो? जाओ और जाकर अपना काम करो। मैंने कहा, ठीक है, मैं मामू को बता दूंगा तुम छत पर क्या हरकतें करती हो, किस लिए कर रही हो ये सब। तुम्हारे कमरे से आने वाली आवाजों का मतलब भी मैं समझने लगा हूँ। मेरी बात सुनकर
वह मेरे कदमों में गिर गई और कहने लगी, तुम कुछ नहीं जानते, इसलिए खुदा के वास्ते पापा से कुछ न कहना। और इसके बाद उसने जो कुछ मामी के बारे में बताया वह सुनकर मेरी रूह कांप उठी। मैं सोच भी नहीं सकता कि बाहर से अच्छी नजर आने वाली मामी अपने बेटियों के साथ ऐसा भी कर सकती है। जो कुछ हमने किया था वह माँ की वजह से किया था, और यह सुनकर वाकई मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई थी। उसने मेरे आगे हाथ जोड़ दिया और कहने लगी, तुम ये बात पापा को मत बताना, हमारे साथ बहुत बुरा होगा। मैं इसकी बात मान गया, लेकिन उसे कहा कि तुम आइंदा ऐसी कोई हरकत नहीं करोगी। अपने कमरे में जाओ और दोबारा रात के बाद कभी छत पर ना आना। वह फौरन ही अपने कमरे की तरफ दौड़ पड़ी और मैं सोचने लगा कि इस मसले का क्या हल निकाला जाए, लेकिन आंखें बंद करके रेशमा की बात पर यकीन करना भी मेरे लिए आसान नहीं था। मैंने कभी मामी को इतना बुरा नहीं देखा था, वह बेबाक जरूर थी, लेकिन कभी मैंने इन्हें ऐसी कोई हरकत करते नहीं देखा था कि मैं फौरन ही रेशमा की बातों पर भरोसा कर लेता। इसलिए मेरे लिए सच्चाई जानना जरूरी था। जो कुछ रेशमा ने कहा वह ठीक भी है या नहीं, क्या वाकई वह आंधी रात को ये सब हरकतें मामी की वजह से कर रही थी। ऐसी ही सुबह हो गई 9 और मैं अपने घर पर चला गया। जब दोपहर के वक्त सोकर उठा तो मेरे दिमाग में रेशमा के ही ख्याल आ रहे थे और मैं सच जानने के लिए मामू के घर पहुंच गया, लेकिन मैंने घर का दरवाजा न बजाया बल्कि उस चाबी का इस्तेमाल किया जो मामू ने मुझे दी थी, और खामोशी से दरवाजा खोलकर मैं सीधा अंदर दाखिल हो गया। और जो मंजर मैंने देखा उसे देखने के बाद न सिर्फ मेरे होश उड़ गए बल्कि मुझे रेशमा की हर बात पर यकीन आ गया। उसकी छोटी बहन तनवीर की दबी दबी सिसकियां सुनाई दे रही थी। वह दोनों अपनी आवाज दबाने की भरपूर कोशिश कर रही थी। मेरी मामी उनके सर पर खड़ी उन्हें अपने जुल्म का निशान बना रही थी। मामी के हाथ में लाइटर था। उनका जी चाहता वह दोनों बहनों को वहीं जलाती। मैं हक्का बक्का सा यह मंजर देख रहा था। मुझे वाकई यकीन नहीं आ रहा था कि मामी दोनों बेटियों पर इस कदर जुल्म करती है। रेशमा ने रात मुझे छत पर बताया था कि मामी उनकी सगी माँ नहीं है। मामू की गैर मौजूदगी में उनकी नजर से छुपकर मामी उन दोनों को बहुत मारती पिटती है, इन्हें जलाती है, इन पर जुल्म करती है। तब भी मामी को सुकून नहीं आता। दरअसल मामी के घर वालों ने उनकी मर्जी के बगैर इन्हें मामू के साथ विदा कर दिया था, और जब शादी के बाद पति के साथ जब इन्हें 2 बेटियां भी तोहफे में मिली तो वह दोनों की दुश्मन बन गई। फिर खुदा ने उनकी झोली में औलाद भी नहीं डाली। खूबसूरत नजर आने के लिए वह तन कपड़े पहनती, खूब तैयार होती और बेबाकी से हर किसी के साथ पेश आती। नॉइस लेकिन दोनों बेटियों को कमरे में रहने पर मजबूर कर देती। जो सिस्क की आवाजें मैं सुनता था वह जख्मों की तकलीफ की वजह से थी। दोनों बहनें रात को बैठकर अपनी जख्मों पर मरहम लगाया करती थी। उस रात भी रेशमा किचन से हल्दी लेकर गई थी ताकि अपने जख्म पर लगा सके, और मैं ना जाने क्या समझ बैठा था। मैं तो ये जानता भी नहीं था कि मेरी मामी दोनों बेटियों की सौतेली माँ है, इसलिए मैं समझ ही नहीं सका था कि वह दोनों के जुल्म का शिकार हो रही है। वह तो मैं जब रेशमा के पीछे छत पर गया तो मैंने देखा उसने कुछ काले जादू का सामान छत पर फैलाया हुआ था और खुद उसके दरमियान बैठी कुछ पढ़ाई करने की कोशिश कर रही थी। मुझे लगा कि शायद वह कोई लड़के के लिए यह अमल कर रही होगी, लेकिन मेरे पूछने पर उसने बताया कि वह मामी से जान छुड़वाने के लिए ये सब कुछ कर रही है। इसके किसी दोस्त ने इसे ये सामान ला कर दिया है और एक अमल बताया है जिसके जरिए वह मामी के जुल्म से जान छुड़ा सकती है। मामू तो दोनों बेटियों की कोई बात नहीं सुनते थे और
और पूरी तरह मामी के काबू में थे, इसलिए खुद इस जुर्म से बचने के लिए रेशमा ने ये रास्ता अपना लिया था। अपने जिस्म पर मौजूद जख्मों के निशान भी मुझे दिखाए थे, इसलिए मैंने उसे कमरे में जाने दिया था और बाकी आज जब मैं दोपहर के वक्त मामी के घर में दाखिल हुआ तो मुझे वही सब कुछ देखने को मिला जो रेशमा ने मुझे बताया था। मामू तो अपने घर में गहरी नींद सो रहे थे, लेकिन मैं इस वक्त मामी के सामने आ गया और उनसे कहा कि मैं आपकी सच्चाई मामू को बता दूंगा और फिर उस घर में आपकी कोई हैसियत नहीं रहेगी। आपने कैसे 2 मासूम लड़कियों के साथ इतना जुल्म किया, मुझे देखकर मामी के होश उड़ गए। फिर वह अपना आप खो बैठी, चीख कर कहने लगी कि कब तक मैं इन दोनों लड़कियों का बोझ उठाऊंगी। इन दोनों की वजह से मेरी औलाद नहीं हुई। मैंने अपनी दोनों बहनों का हाथ पकड़ा और उनको अपने घर ले गया। शाम के वक्त जब मामू घर आए तो वह दोनों अपनी बेटियों को ले गए। मैंने एक एक बात मामू को बताई तो मामू ने मामी से कहा कि मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। ये कड़वी और सच्ची हकीकत है कि सौतेली माँ सौतेली ही होती है। सौतेली माँ बच्चों पर जुल्म करती है, ये तो हर कोई जानता है, लेकिन इस कदर भी जुल्म कर सकती है कि वह अपनी जवान बेटियों को जलाएं और उनको तकलीफ दे। उन पर जुल्म करना बहुत ही नाइंसाफी है। आपको भी सोचना चाहिए कि अगर वह शादी कर रहा है तो पहली बीवी की औलाद से उसकी आने वाली बीवी उसके साथ कैसा बर्ताव रखेगी। यह हमारे समाज की बहुत ही कड़वी हकीकत है। सौतेली माँ को समझना चाहिए कि जिस तरह वह अपने बच्चों से प्यार करती है तो अपने पति के पहले औलाद को भी वह इसी तरह से करे, क्योंकि बच्चे सिर्फ प्यार के भूखे होते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए।